Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alaikum students. I am here with lecture number 9, that is dictionary a writer's language tool. एक राइटर को अपने लैंग्वेज के लिए अब एज अ टूल डिक्शनरी इस्तेमाल करनी पड़ती है। टाइप्स ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरीज के हम टाइप देखेंगे और ये देखेंगे डिक्शनरी होती क्या है। आपको पता है क्या होती है? ये सिर्फ हमने ऐसे डिस्कस ही करना है, आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ देखें क्या बातें लिखी हुई हैं। And abridged dictionaries are commonly found in libraries on dictionary stands. Libraries पता आपको होती हैं, डिक्शनरी स्टैंड होते हैं, वहाँ ये वाली डिक्शनरी पाई जाती हैं। They comprehensively cover all words that are known at the time that they are printed. इन डिक्शनरीज में ऐसे लफ्ज़ होते हैं, जब ये प्रिंट हुई थी ना उस वक्त जो भी लफ्ज़ पाए जाते थे ना वो उसमें तकरीबन वो सारे लफ्ज़ इन डिक्शनरीज में मौजूद होते हैं। अब वो 10 साल पुरानी डिक्शनरी है तो 10 साल में अब देखें ना हर लैंग्वेज साथ साथ डे बाई डे इंप्रूव करती है, उसमें हर रोज़ नए लफ्ज़ ऐड होते हैं। तो अब 10 साल पहले जितने लफ्ज़ थे ना उस लैंग्वेज के तकरीबन वो सारे इस डिक्शनरी में मौजूद होते हैं। चेक द डेट व्हेन लुकिंग फॉर न्यू वर्ड्स और स्लैंग एक्सप्रेशंस। जब आप नए लफ्ज़ या स्लैंग एक्सप्रेशंस देख रही हो ना तो आप डेट देखें कि हो सकता है कि वो लफ्ज़ वो एक्सप्रेशन बाद में इंट्रोड्यूस हुआ इस लैंग्वेज में, जब वो डिक्शनरी बनी हो, जब वो पब्लिश हो उस वक्त वो वर्ड हो ही ना। टाइटल्स ऑफ कॉमन अनएब्रिज्ड डिक्शनरीज आर वेबस्टर, थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी। एक ये डिक्शनरी है जिसको अनब्रिज्ड डिक्शनरी कहते हैं। ये रेफरेंस है उसका P1625.W36 रैंडम हाउस डिक्शनरी। ये यूएस की लाइब्रेरी में आई थिंक पढ़ी हुई है या ये यूके की डिक्शनरी है, मतलब ये उनके नाम है। ये अनब्रिज्ड डिक्शनरी है जिनमें सारे लफ्ज़ मौजूद हैं उस वक्त के जब ये बनी थी, जब ये पब्लिश हुई थी। Next, an unbridged dictionary has been shortened by including only the most common words or the vocabulary of a group. इस डिक्शनरी को छोटा बनाया जाता है। किस तरीके से छोटा किया जाता है कि इसमें मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा आम अल्फाज हैं ना वो होते हैं इसमें, और वोकेबलरी ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप की यानी कि एक ग्रुप वर्ड लफ्ज़ों का ग्रुप जिनका सबका एक ही मीनिंग होता है उनको इकट्ठा एक ग्रुप में लिख दिया जाता है ताकि डिक्शनरी को शॉर्टन किया जाए, छोटा किया जाए। अगर हर एक की अलग अलग डिटेल होगी तो ज़ाहिर डिक्शनरी का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। For example, an unbridged collegiate dictionary would have words needed by the average college student. एक अनब्रिज कॉलेजिएट डिक्शनरी में वो वाले लफ्ज़ होंगे जो एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट को चाहिए होते हैं। टाइटल्स ऑफ कॉमन एवरेज डिक्शनरीज आर रैंडम हाउस कॉलेज एडिशन, वेबस्टर्स कॉलेजिएट डिक्शनरी, फंक एंड वैगनल स्टैंडर्ड कॉलेज डिक्शनरी, अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी। ये एब्रिज डिक्शनरीज के नाम है बच्चों। हमने अनब्रिज और एब्रिज डिक्शनरीज पर है। आप आंखें बंद करें, आपको पता है एब्रिज डिक्शनरी वो है जिसमें आम अल्फाज होते हैं और ग्रुप्स होते हैं लफ्ज़ों के। जो अनब्रिज डिक्शनरी है उसमें सारे अल्फाज मौजूद होते हैं। बस समझ आ गई ना आपको? इतना ही सही इसमें समझना था। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल डिक्शनरी। अब आपको पता है कोई हिस्टोरिकल डिक्शनरी क्या होता है? हिस्ट्री से आपको लगता है कि इसमें हिस्ट्री की चीज़ें होती होंगी, लेकिन डेफिनेशन पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ वही क्लियर आपने करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। गिव्स द एटमोलॉजी और डेरिवेशन ऑफ अ वर्ड्स। उन लफ्ज़ों की एटमोलॉजी या उन लफ्ज़ों की डेरिवेशन, उन लफ्ज़ों की बुनियाद ये बताती है डिक्शनरी। अ वर्ड एट द टाइम ऑफ शेक्सपियर मे नाउ हैव डिफरेंट मीनिंग देन दैट। कि एक शेक्सपियर का ज़माना कितना पुराना है, कई 100 साल हो गए, उसको कब्र में भी गल सड़ गया होगा। मतलब ये है कि उसके ज़माने में एक लफ्ज़ को कैसे समझा जाता था, उसका अब के ज़माने में उसका और मतलब है उन लफ्ज़ों का। तो ये जो हिस्टोरिकल डिक्शनरी है ये रीडिंग हिस्टोरिकल मटेरियल रिक्वायर यूजिंग दी स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी। अगर आप शेक्सपियर का मटेरियल पढ़ रहे हो तो ज़ाहिर है उसने उस वक्त के लफ्ज़ यूज़ किए होंगे। अब आप यूज़ करते हैं ना दीज गेज आर वेरी गुड। अब गेज लफ्ज़ उस वक्त तो नहीं यूज़ होता होगा ना, आप सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे तो आएगा ना हेलो गाइस, हेलो गेज या गाइस जो भी कहते हैं उसको। लेकिन ये गाइस वर्ड ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में। पहले शेक्सपियर के ज़माने में ये लफ्ज़ नहीं था। अब शेक्सपियर का जो लिटरेचर है उसको पढ़ते हुए हमने पुरानी डिक्शनरीज देखनी पड़ेंगी ताकि वो लफ्ज़ उनके हम मीनिंग दे सकें। तो उसके लिए आप हिस्टोरिकल डिक्शनरीज यूज़ करेंगे। ये कौन कौन सी डिक्शनरी? एक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ अमेरिकन इंग्लिश ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, डिक्शनरी ऑफ अमेरिकनिज्म ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये हिस्टोरिकल डिक्शनरीज होगी 3। सम डिक्शनरीज एम्फसाइज सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। स्लैंग इंक्लूड पॉपुलर एक्सप्रेशन विच मे नॉट बी कंसिडर्ड प्रॉपर इन फॉर्मल यूज। स्लैंग आपको बताऊँ क्या होता है, इसकी एग्जांपल देती हूँ आसान से आपको। आप कहते हैं ना अपने फ्रेंड को कह दिया या अपने सिबलिंग्स को, सिस्टर ब्रदर को आप कह देते हैं भाई क्या तुम पी के सोए हुए थे। अब पी के सोए हुए डज नॉट मीन कि वाकई उसने कोई ड्रग लिया था, ये सोए थे। मतलब ये कि मदहोश सोए हुए थे, उसको होश नहीं था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा अब ये एक स्लैंग है।
असल में ऐसा नहीं है कि वाकई उसने कुछ ड्रिंक किया था तो वो सोया था, आपने उसको स्लैंग यूज़ किया ना, यानी कि उसको एक कह लें आप फनी मैनर में यूज़ किया। अच्छा, अब अगर आप लिख रहे हो, लिखने में आप नहीं कर सकते, आप लिखेंगे अगर फॉर्मल वे में लिखते हैं, आप लिखेंगे कि वो बहुत मदहोश सोया हुआ था या वो ऐसे सोया हुआ था कि उसे होश नहीं थी। लिखने में अब आप अपने फ्रेंड को तो मैसेजिंग में लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में, पेपर में लिख रहे हो तो आप ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि वो पी के सोया हुआ था कि उसको, मतलब स्लैंग्स वो वर्ड्स होते हैं जैसे आप आपस में यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं ना कि आप आपस में गपशप में फ्रेंड्स के साथ या फनी वे में यूज़ कर लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी बड़ी मज़े की कि आपको स्लैंग क्लियर हो जाए। अच्छा, ये बताया गया कि कुछ डिक्शनरीज होती हैं वो सिर्फ स्लैंग एक्सप्रेशन के मीनिंग बताती हैं, सिर्फ स्लैंग एक्सप्रेशन को पे वो कंसीडर करती हैं। सम स्लैंग में है वल्गर, ऑब्सेंस और प्रोफेन कनोटेशंस। वल्गर होते हैं, प्रोफेन कंटेशन, जैसे ये देखो ना पी के सोया हुआ, अब ये प्रोफेन कंटेशन है, मतलब बुरा लग रहा है ना एक कि अब ड्रिंक करके सोया हुआ या उसने निकोटीन या कुछ ऐसा गलत ड्रिंक किया हुआ, तो अब ऐसा बात तो नहीं है ना, ये एक किस्म का बुरा स्लैंग एक्सप्रेशन है, मतलब अच्छा नहीं इसको हमारी सोसाइटी में समझा जाता। इन एकेडमिक सेटिंग फॉर्मल लैंग्वेज यूजली डज नॉट इंक्लूड स्लैंग। वो कह रहा है लैंग्वेज एकेडमिक लेवल पे आपकी जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें बिल्कुल स्लैंग्स नहीं होते। वो मैंने आपको समझा दिया कि लिखने में आप कभी भी नहीं लिखेंगे कि वो उसने ड्रिंक करके सोया हुआ था या वो पी के सोया हुआ था या ऐसे करके, उसमें स्लैंग्स बिल्कुल आप इस्तेमाल नहीं करते। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको सिर्फ आप बोलने में फन में यूज़ कर सकते हैं स्लैंग्स को, बाकी रिटर्न में या फॉर्मल लैंग्वेज में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। यूजेज गाइड विल सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर फॉर्मल राइटिंग और एक्सप्रेशन। तो ये जो स्लैंग एक्सप्रेशन वाली डिक्शनरीज हैं, बल्गर या ऐसे स्लैंग्स होते हैं, ये स्लैंग्स नहीं बताती, वो स्लैंग्स बताती हैं जो स्टैंडर्ड वाले हैं और जो फॉर्मल राइटिंग एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। थिसॉरस इज अ डिक्शनरी दैट गिव्स सिनोनिम्स। थिसॉरस एक डिक्शनरी का नाम है जो स्लैंग एक्सप्रेशन के सिनोनिम्स देती है। अगेन इन फॉर्मल स्लैंग एक्सप्रेशन या जो वल्गर या ऑब्सेंट स्लैंग एक्सप्रेशन जो आप यूज करते हैं, हाँ, वो स्लैंग एक्सप्रेशन नहीं, कुछ जो तहजीब के मैनर में रह के यानी कि एक सिविलाइज्ड वे में स्लैंग एक्सप्रेशन होते हैं, उनके सिनोनिम्स ये थिसॉरस एक डिक्शनरी है उसमें ये मौजूद है, ये बताती है। Using a dictionary. Remember that preliminary pages, first page often explained abbreviations and other specialist feature. डिक्शनरी आप यूज़ करते होंगे, नहीं यूज़ करते तो आप लाइब्रेरी में या कहीं से भी आपके घर में कोई डिक्शनरी पढ़ी उसको देखें, पहले पेज पे आपको एब्रीवेशन लिखी होंगी, यानी कि ये AB, AC, AD, मतलब वो ऐसे जैसे नहीं होता कि बुक्स में वो फेरिस्त जैसे बनी होती है, वैसे वे में आपको बताया होगा। एब्रीवेशन ऐसे कि ए बी, आप डिक्शनरी देखें ना बच्चों, उसमें आगे लिखा होता है AB डॉट विद इन ब्रैकेट लिखा होता है N डॉट। अब N का क्या मतलब है, AB का क्या मतलब है, AD। अब N का मतलब होता है कि ये वर्ड नाउन है और AD का मतलब होता है कि ये एडजेक्टिव है और AD एडवर्ब है इसका, सॉरी ADJ एडजेक्टिव के लिए यूज होता है, AD एडवर्ब के लिए यूज होता है, ऐसे ही और चीज़ें PRO प्रोनाउन के लिए यूज होता है, मतलब वो वर्ड के आगे वो लिखा होता है एब्रीवेशन में, मतलब वो पूरा लफ्ज़, आप पूरे स्पेलिंग तो लंबे हो जाएंगे ना, इसलिए वो छोटा लिखा होता है और पहले पेज पे सारा बता दिया होता है कि यहाँ ADG होगा इसका मतलब है ये एडजेक्टिव है वर्ड, यहाँ N होगा इसका मतलब है ये नाउन है वर्ड। हो गया क्लियर। एंड पेजेस में हैव टेबल्स और चार्ट्स। आखिर पे हमेशा आप डिक्शनरी के देखें तो उसके टेबल्स या चार्ट्स होते हैं जिसमें कुछ वोकैबुलरी होती है। द एक्सिलरी पेजेस, अदर पेजेस में आल्सो हैव इंफॉर्मेशन सच एज अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस और साइट्स। दूसरे पेजेस होते हैं उनमें लिस्ट होती है कॉलेजेस की या साइट्स की, या जो उनसे साइट्स से आप उस डिक्शनरी को एसेस कर सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें। अ सेपरेट अपेंडिक्स में गिव जियोलॉजिकल एंड वो लास्ट पेज पे जियोग्राफिकल वर्ड था, जियोग्राफिकल एंड बायोग्राफिकल एंट्रीज। जियोग्राफिकल बायोग्राफिकल एंट्रीज देती हैं, वर्ड्स के बारे में लिखा होता है, यानी कि उनकी डिटेल लिखी होती है। आप डिक्शनरी लें बच्चे, आपको मिल जाएगी घर से, या आप शॉप पे जाएं थोड़ी देर के लिए, वहाँ डिक्शनरी स्टार्ट वाले उसके पेजेस देखें, आपको जैसे बताया हुआ एब्रीवेशन, और लास्ट वाले पेजेस पे टेबल, कॉन्टेक्स्ट, बायोग्राफी, जियोग्राफिकल, आपको सारा मिल जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। The table of contents or list of illustration will help locate information on these preliminary और auxiliary pages. Auxiliary pages पे क्या होता है, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स होते हैं, इलिस्ट्रेशन होती है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन लोकेट करने में, आपको इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। स्पेशली स्कूल टेक्स्ट बुक्स में हैव वोकैबुलरी और ग्लॉसरी सेक्शन। आपको पता है ना स्कूल टेक्स्ट बुक के एंड पे होता था वोकैबुलरी या ग्लॉसरी, तो ऐसे डिक्शनरीज के एंड में भी ये होता है। ग्लॉसरी इज अ लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज इन अ फील्ड ऑफ स्टडी और बुक। तो ग्लॉसरी वो लफ्ज़ हैं कि जो बुक में वो लफ्ज़ किस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, ग्लॉसरी में उसका वो मतलब लिखा होता है। एज मैंशन बिफोर, अपेंडिक्स और ऑक्सिलरी सेक्शन ऑफ बुक में कंटेन अ ग्लॉसरी सेक्शन। तो ऐसे डिक्शनरी का भी अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स में ये बताया होता है कि ये लफ्ज़ इस माना में इसका ये मतलब बनता है, जो डिक्शनरी में जहाँ ये लफ्ज़ आया उससे इसकी उस लफ्ज़ से ये मुराद है उसकी, ठीक है। डिक्शनरी ऑर्डर हैज़ बिकम अ सिनोनिम फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
Elementary students often are tested on their ability to use dictionary. Team games can be used to develop skills with alphabetical order, guide words, pronunciation, syllabication, derivation. ये ना ऑर्डर है लिखने के डिक्शनरी में, यानी कि डिक्शनरी में कैसे लफ्ज लिखे होते हैं। ऊपर आप देखते हैं, जब कोई डिक्शनरी देखे ना बच्चों, ऊपर आप देखते हैं उसको छोटा छोटा ना वो लिखा हुआ होता है, क्या उसको कहते हैं, छोटा सा ए बी लिखा होगा, यानी कि वो सारे वर्ड जो आपके ए बी से शुरू हो रहे हैं। ऐसे ही उनकी अगर सिलेबल्स हैं वो वर्ड, तो वो लिखा होगा कि, यानी कि हमने प्रीफिक्स सुफिक्स लास्ट लेक्चर में पढ़े, ये भी होता है कि सुफिक्स उसका लिखा होता है ऊपर, यानी कि 10 लिखा है ना, वो सारे 10 वाले वर्ड्स होते हैं उस पेज पे, 10 से शुरू होते हैं। 10 टेक्नोलॉजी, टैग कर लो, टेक्नोलॉजी, टेक्नो, और ऐसे सारे लफ्ज़ मतलब टैग से शुरू हो रहे होते हैं। आप डिक्शनरी देखें बच्चों, आपको तब ये ज़्यादा क्लियर होगा। ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ डिक्शनरी आपको समझाई जा रही है, और आप देखेंगे ना आपको ये सारी बातें उस पर नजर आ जाएंगी। ठीक है। गाइड वर्ड्स आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ पेज टू हेल्प द यूजर फाइंड द करेक्ट पेज अल्फाबेटिकली। बता दिया ना आपको, अल्फाबेटिकली गाइड वर्ड्स लिखे होते हैं। पहले ए वाले स्टार्ट होंगे, ए वाले, फिर वो खत्म हो जाएंगे, फिर आगे ए बी वाले स्टार्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे ए सी, फिर ए जी तक जाएंगे, फिर आगे बी ए स्टार्ट हो जाएगा। डिक्शनरी देखेंगे तो समझ आ जाएगी। प्रोनाउंसिएशन इन्वॉल्व यूजिंग वेरियस सैम्बल्स और रिप्रेजेंट साउंड। अच्छा, अगर लिखा होता है ना उल्टा एफ लिखा होता है, ई उल्टा बनाया होता है, वो प्रोनाउंसिएशन होती है उसकी, उस वर्ड की। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में हैव डेवलपमेंट देयर ओन डिक्शनरीज फॉर नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस। अच्छा, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग और ये ऐसी जो अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनके क्योंकि वर्ड्स अपने होते हैं तो उनकी डिक्शनरीज भी अपने होती हैं। जैसे आप लॉ की एग्जांपल लें, अब लॉ में अलग लीगल वर्ड्स हैं, वो ही वर्ड्स आम जुबान में इस्तेमाल हो तो किसी उतना यूज़ होते हैं, लॉ में उतना यूज़ होते हैं, इसलिए लॉ की अपनी डिक्शनरी होती है। एक ब्लैंक्स लॉ डिक्शनरी है, मतलब लॉ की बड़ी फेमस डिक्शनरी है, मतलब वो डिक्शनरी उस खास फील्ड के लिए यूज़ होती है, उस खास फील्ड के लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें लफ्ज़ जो फील्ड से रिलेटेड होते हैं। ऐसे ब्रॉडकास्टिंग वालों के पास अपनी डिक्शनरी होती है कि उसमें लफ्ज़ वो होते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल होते हैं। Syllabication shows how the word is divided when the word is separated at the end of a line print. आपको पता है ना, सिलेबल्स हमने लास्ट में पढ़े थे कि 100 का सिलेबल्स हमने किया था, 100 2 सिलेबल्स। तो ये कहते हैं सिलेबल्स का ये मतलब है कि वर्ड कैसे डिवाइड किए जाते हैं, उनको सेपरेट कैसे किया जाता है। डेरिवेशन ट्रेसेस व्हाट रूट्स वर्ड्स आर यूज्ड टू फॉर्म द वर्ड। डेरिवेशन का मतलब ये है कि कौन सी रूट वर्ड है जिससे ये वर्ड डिराइव हुआ है। जैसे डेरिवेशन लफ्ज़ है, अब ये ड्राइव लफ्ज़ है, ड्राइव से डेरिवेशन बना है, यानी कि इसका रूट वर्ड क्या है, डिराइव। समझ आ गई बात की। और अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कम्स हेल्प्स एक्सप्लेन डिफरेंस इन फिनेटिक रूल्स। आपको पता होता है, बाज़ लिखा होता है कि ये लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका ये मतलब है और उससे ये बन गया, या ये ग्रीक का वर्ड है, तो ये डेरिवेशन में होता है कि आपको ये भी बता दिया जाता है किस लैंग्वेज का वर्ड है, आपको उसकी फिनोटिक की भी समझ आ जाती है, उसके मीनिंग की भी समझ आ जाती है। गोएथी मे नॉट सीम टू प्रोनाउंस द वे इट वॉज स्पेल्ड एक्सेप्ट टू दोज हु अंडरस्टैंड द जर्मन लैंग्वेज। अच्छा, हम इसको गोएथी कह रहे हैं, अब इसका असल जर्मन लैंग्वेज में ये किसी और तरह, ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग नहीं पता मुझे भी, लेकिन वो ये बता रहा है कि आपको नज़र कुछ और तरह आ रहा है, लेकिन जो जर्मन है इसको और तरह इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट ऑफ द मैनी कल्चर फ्रॉम विच इट इज़ ड्रॉन, तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ढेर सारे कल्चर से मिलकर बनी हुई है। एटिमोलॉजी क्या होती है? इज द स्टडी ऑफ द वर्ड्स हिस्ट्री इंक्लूडिंग बोथ डेरिवेशन एंड हाउ द वर्ड यूजेस हैज चेंज। एटिमोलॉजी लफ्ज़ की स्टडी होती है, ये हमने ऊपर मॉर्फोलॉजी पढ़ा था ना किसी लेक्चर में कि वर्ड्स की स्टडी को और वर्ड्स की हिस्ट्री को स्टडी करने को क्या कहते हैं? एटिमोलॉजी। ये आपने याद रखनी है ये बातें, ठीक है, छोटी छोटी बातें याद रख लिया करें कि मॉर्फोलॉजी वर्ड की स्टडी को कहते हैं और एटिमोलॉजी वर्ड्स की हिस्ट्री की स्टडी को कहते हैं। हिस्ट्री की स्टडी को और उनके डेरिवेशन की, यानी कि वो कैसे ड्राइव हुआ, उसका रूट वर्ड क्या था, इस सारी चीज़ों को स्टडी करने को एटिमोलॉजी कहते हैं। यूजेज रिफ्लेक्ट हाउ डिफरेंट एरियाज यूज वर्ड्स इन यूनिक वेज, यानी कि लफ्ज़ों का इस्तेमाल, उनका यूजेज हमें ये बता देता है कि डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट सब्जेक्ट में ये लफ्ज़ किस तरह इस्तेमाल होता है। मतलब कहीं और उसका कोई और मीनिंग होगा, किसी और सब्जेक्ट में लो तो कुछ और मीनिंग यूज़ हो रहा होगा। ये सारी हिस्ट्री हम एटोमोलॉजी में पढ़ते हैं, उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं। मीनिंग और डेफिनेशन एक्सप्लेन्ड और शोन थ्रू एग्जाम्पल्स, मिसालों के ज़रिए उसका मतलब और उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की जाती है, समझाई जाती है। सिनोनिम्स कहते हैं वर्ड विद द सेम मीनिंग। सिनोनिम्स यानी कि अल्फाज मुतजाद नहीं, जिसको आप उर्दू में कहते हैं कि दो लफ्ज़ हैं उनका मतलब एक ही है, इनको सिनोनिम्स कहते हैं। और एंटोनिम्स मतलब अपोजिट मीनिंग, जिसको अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं कि लफ्ज़ जैसे आप अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे का, इनको एंटोनिम्स कहेंगे इंग्लिश में। आल्सो कंट्रीब्यूट टू एन एक्यूरेट डेफिनेशन, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी वो कह रहा है अगर कर देना आप लफ्ज़ के बाद उसका वो बता दें तो ये भी मतलब है कि आपने लफ्ज़ डिफाइन कर दिया।
Illustrative quotation such as those from Shakespeare give insight into meaning and derivation. कि आप कोटेशन लिखें, इलिस्ट्रेशन शेक्सपियर के लिख लें और किसी के लिख लें, यानी कि जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक के रहे हैं ना बड़े बड़े, यानी कि जिनका लैंग्वेज में काम है, वर्क है लिटरेचर में, उनके कोटेशन लिख लें। उन्होंने कोटेशन ढेर सारे लिखे हुए। आपको पता है आपके शुरू वाले कुछ लेक्चर थे, उनके शुरू में कोटेशन एक लिखा होता था, नीचे उसका नाम भी होता था। तो इस तरह कोटेशन इलिस्ट्रेटिव यूज़ करते हैं हम। Maps and plats of illustration give picture to provide reference points. For example, maps can show where Guam is located in relation to other islands. आइसलैंड कहते हैं जजीरे को। आपको एक मैप दिया गया, आपको एक जजीरे का नाम बता दिया गुआम, उसका नाम है आइसलैंड का। तो अब मैप आपको दिया गया, मैप में शो हो रहा है, उसको लोकेट किया गया कि ये यहाँ पे बना हुआ है। यानी कि मैप्स और प्लेट्स यूज़ होती हैं, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आप उस चीज़ को ज़्यादा समझ जाते हैं, यानी कि पिक्चराइजेशन से आप ज़्यादा जल्दी परसीव कर लेते हैं बात। जोग्राफिकल फैक्ट्स एंड हिस्ट्री आल्सो गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसेस। ये जोग्राफिकल फैक्ट्स और हिस्ट्री ये बताती है कि लफ्ज़ इस प्लेस पे इसका ये मतलब था, फिर ये आगे फिर इस लैंग्वेज ने अडॉप्ट किया, इस जगह के लोगों ने इसको लिया, फिर उनकी इंपॉर्टेंस यानी कि प्लेसेस के हिसाब से बताते हैं। गुआम वाज द साइट ऑफ मेजर बैटल इन वर्ल्ड वार 2, यानी कि जंग अजीम दोम में ये जो गुआम साइट है, यानी कि जो जजीरा है गुआम, ये जंग अजीम दोम में जो है वो हुआ था, क्या हुआ था, लोकेट हुआ था, यानी कि मेजर बैटल इन वर्ल्ड वार 2 में वो एक बैटल फील्ड के एक बड़ा जिसको कहते हैं ना मोर्चे के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है बायोग्राफिकल फैक्ट्स आर नीडेड बिकॉज मैनी वर्ड्स हैव ओरिजिन्स इन पर्सनल नेम्स। अ क्यूरी इज़ वन वर्ड दैट इज एसोसिएटेड विद द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। कि बायोग्राफिकल फैक्ट्स हमें रिक्वायर होते हैं, हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि पर्सनल नेम्स के साथ ओरिजिन, यानी कि कोई किसी ख़ास बंदे ने उसको ओरिजिन किया होता है, उस लफ्ज़ का बुनियाद, उसका शुरू, वो जहाँ से लफ्ज़ शुरू हुआ है वो किसी ख़ास बंदे के साथ मुंसलिक होता है। इसलिए हमें बायोग्राफिकल भी चाहिए कि इसको किस बंदे ने डिस्कवर किया, इसको लफ्ज़ को, उसकी बायोग्राफी करें ताकि हम उसका मीनिंग सही से अंडरस्टैंड कर पाएँ। क्यूरी, जैसे क्यूरी कहते हैं ना कि एक आपको कोई एम्बिग्विटी है, आपको क्यूरी है, आपको कोई सवाल है जो आपको समझ नहीं आ पा रहा, ये वन वर्ड दैट इज एसोसिएटेड विद द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। ये क्यूरी लफ्ज़ उस बंदे के साथ, यानी कि ये एक बंदा, एक साइंटिस्ट है, उसने इसको डिस्कवर किया था, उसके नाम के साथ से ये क्यूरी बन गया। यानी कि क्यूरी का भी वैसे मतलब मैं कहूँ ना कि बच्चों मैंने आपको लेक्चर समझाया, आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्यूरी का मतलब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या मुश्किल लग रही है तो आपको अंडरस्टैंडेबल नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये क्यूरी लफ्ज़ कहाँ से आया, वो यही बता रहा है कि एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसके नाम के साथ ये एसोसिएटेड है वर्ड। तो इसलिए हमें बायोग्राफिकल पता होगा कि वो कौन था, कैसे था, ये लफ्ज़ कैसे आया, तो हमें पता चल पाएगा ना कि ये कैसे लफ्ज़ आया, कैसे ओरिजिनेट हुआ। A dictionary that contains geographical and biographical information is called an encyclopedic dictionary. एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं ना, एनसाइक्लोपैडिक डिक्शनरी, ये आपने इसकी डेफिनेशन ठीक है एज इट इज़ याद कर लेने हैं एनसाइक्लोपैडिक डिक्शनरी की, कि ऐसी डिक्शनरी जिसमें बायोग्राफिकल और जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन हो उसको कहते हैं एनसाइक्लोपैडिक डिक्शनरी। इसको हम कर लेते हैं हाईलाइट भी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने याद करना है, जो याद करना है मैंने आपको बता देना है, बाकी समझना है आपने। सम डिक्शनरीज में हैव अ सेपरेट सेक्शन विद जियोग्राफिकल एंड बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि अलग-अलग सेक्शन होता है जिसमें जियोग्राफिकल और बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है उन बाहर वर्ड्स की। परचेजिंग अ डिक्शनरी खरीदनी है आपने, तो इसके लिए आपको क्या करना है, चेक इफ़ योर डिक्शनरी एट मिनिमम ऑफर्स, कि आपको सबसे सस्ती डिक्शनरी खरीदनी चाहिए जो मिनिमम आपका कॉस्ट कंज्यूम हो जिस पे। पब्लिकेशन डेट, अच्छा आप उसकी पब्लिकेशन डेट भी चेक करें, सस्ती डिक्शनरी आप देखें उसमें उसकी पब्लिकेशन डेट चेक करें। फुल डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स, आप देखें हर लफ्ज़ के अंदर उसमें डेफिनेशन और एग्जांपल दी गई है ताकि आपको हर लफ्ज़ क्लियर हो जाए डिक्शनरी में देखने के बाद। प्रोनाउंसिएशन मोर देन वंस, प्रोनाउंसिएशन दी गई। अच्छा प्रोनाउंसिएशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे लिखा होता है ना वर्ड्स, जैसे मैं आपको टाइप करके ऐसे उल्टा ई लिखा होगा, ऐसे उल्टा ई लिखा होता है, या ऐसे उल्टा एफ लिखा होता है, या ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं। अभी मुझसे लिखा नहीं ठीक से जा रहा, मतलब ऐसे अगर ना ब्रैकेट में लिखा होता है तो ये क्या होती है, ये ऐसे से बना होता है, ऐसा करके, मतलब आपको उसकी समझ नहीं आ रही होती, सीधे लफ्ज़ नहीं होते लेकिन ऐसे बने हुए होते हैं, ये गलत बन गया। वेल समझ आ रही है ना आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो ये बातें क्या होती हैं, ये प्रोनाउंसिएशन होती है उस वर्ड्स की, ये एक पूरा इल्म है, आपको पता होगा कि इस लफ्ज़ को कैसे प्रोनाउंसिएट कर पाते हैं आप, ठीक है। बाजू कहते हैं ऐसे भी बने होते हैं, ऐसे बन के फिर ऐसे उल्टा ई लिखा होता है, कहीं सीधा ई कैसे लिखे होते हैं, समझ आ गई ना बात की आपको, बस समझाने का मतलब था। वर्ड क्लास चेक करें उनकी, और लेबल रजिस्टर, यानी कि लेबल चेक करें कब वो हुई, रजिस्टर हुई डिक्शनरी, कब वो लेबल उसका क्या है या वट कैसे है वो। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री एंड वैल्यू।
विलियम कैक्सटन 1483 प्रोड्यूस्ड अ फ्रेंच इंग्लिश डिक्शनरी, इसने फ्रेंच इंग्लिश डिक्शनरी 1483 में प्रोड्यूस की। ट्रैवलर्स नीडेड अ bilingual dictionary when visiting countries with a different language than their own, कि ट्रैवलर्स को, मुसाफिरों को बाइलिंगुअल डिक्शनरी चाहिए होती थी, दो जुबानों वाली। जब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते थे ना, उनकी ज़ुबान दूसरी होती थी, तो अब उनको एक डिक्शनरी ऐसी चाहिए थी जिसमें दो ज़ुबानें लिखी हो, उनकी ज़ुबान में भी तर्जमा लिखा हो और जो इस कंट्री में जा रहे हैं उनकी ज़ुबान में भी मतलब लिखा हो। एंशियंट राइटिंग्स वर नॉट यूजफुल अंटिल दे कुड बी ट्रांसलेटेड, और पुरानी राइटिंग्स, अब जैसे ये डिक्शनरी काफ़ी पुरानी है, वो कह रहे हैं कि एंशियंट राइटिंग्स जो कदीम लिखाई हैं, हमारे पास कदीम चीज़ें हैं, राइटिंग्स हैं, वो तब तक यूजफुल नहीं हमारे लिए होती जब तक ट्रांसलेटेड ना हो अब वाली लैंग्वेज में। डेफिनेटली हम उनको नहीं उस वक्त अंडरस्टैंड, उस वक्त की लैंग्वेज में एक 5-4 साल पुरानी एक डिक्शनरी है, तो अब कैसे हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसके तो पूरे मीनिंग ही चेंज हो गए हैं। द डिस्कवरी ऑफ द रोस्टा स्टोन in 1799 helped unlock many ancient languages. The stone was written in Greek and two forms of Egyptian. In 1822, the messages were fully deciphered. रोस्टा स्टोन की डिस्कवरी यानी कि उसकी ईजाद ने बहुत सी कदीम ज़ुबानों को, पुरानी ज़ुबानों को अनलॉक किया, यानी कि उसका मतलब समझ आया। अच्छा, ये ना कदीम एक बादशाह था, उसका जैसे अब ऑर्डिनेंस नहीं होता प्रेसिडेंट का, ऐसे हुक्मनामा था उस बादशाह की, उसकी तहरीर थी 3 तरीक़ों से, मतलब 3 इसके वो थे पार्ट्स आप कह सकते हैं कि आप समझ लें ऐसे कि एक बादशाह का हुक्मनामा जारी, उसको रोस्टा स्टोन कहते हैं। कि अच्छा उसने बहुत सी पुरानी ज़बानों को, कदीम लैंग्वेज को, एंशियंट लैंग्वेज को अनलॉक किया। और क्या किया, स्टोन वाज रिटन इन ग्रीक लैंग्वेज में ये लिखा हुआ था खुद, और 2 फॉर्म इसके इजिप्टियन में थी, एक फॉर्म ग्रीक में थी और 2 फॉर्म इजिप्टियन में, यानी कि मिस्री ज़ुबान में। 1822 में ये मैसेज फुली डेसिफाइड का मतलब है समझा गया। 1822 में ये मैसेज तक पूरे तरीके से समझा गया। लिखा कब था, इस डेट को ये डिस्कवर हुआ, और कितने साल इसको लगे समझने में मैसेज को, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी ज़बानों में था, इसने बहुत सी पुरानी ज़बानों को अनलॉक किया। इन 1755 सैमुअल जोहानसन प्रोड्यूस्ड द अर्लीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी। ए फैसिमाइल reprint of this dictionary is available here at the MCK library in the reference collection. As a facsimile reprint, letters appear as they were written in 1755. Alternate spellings are given without preferences. Some word derivation is shown. इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये बताया हुआ उसने कि ये वाली डिक्शनरी है एक 1755 में सैमुअल जैक्सन ने लिखी है, और उसको इसने रीप्रिंट किया है फैसिमाइल ने, ठीक है। तो रीप्रिंट में उसने क्या किया, सिर्फ कुछ लेटर्स अपीयर किए हैं एज दे वर रिटन इन 1755। उन लेटर्स को किया उसने। अल्टरनेट स्पेलिंग आर गिवन विद प्रेफरेंसेस, यानी कि उस वक्त 1755 में उनको क्या क्या स्पेलिंग और क्या रेफरेंस यूज़ होता था, प्रेफरेंस थी उन वर्ड्स की, उन लेटर्स की, तो अब कैसे है उसको थोड़ा सा उसने चेंज करके रीप्रिंट किया, यानी कि डिटेल से एक डिक्शनरी है, इसमें वही बात है। New Webster printed the first modern dictionary in 1828 which set the standard for spelling and pronunciation. New Webster ये 1828 में एक डिक्शनरी, इस डिक्शनरी में पहली बार प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग का स्टैंडर्ड तरीके से इस्तेमाल किया गया था, मयारी तरीके से मतलब। His dictionaries are also distinguish American word usage from the usage in England. American word usage और इंग्लैंड में भी यूज़, यानी कि ये डिक्शनरी दोनों जगह पे यूजेज इनका इस्तेमाल चलता रहा इस डिक्शनरी का। सर जेम्स मेरी गैदर्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑन वर्ड्स। इस बंदे ने, जेम्स मेरी ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लफ्ज़ों की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की स्टडी को पहले क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, हमने भी ऊपर पढ़ा ना। इसने ये जमा की, यानी कि ये स्टडी की, लफ्ज़ों की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टडी किया। द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूजेज थ्रू टाइम विद एग्जाम्पल्स। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में लफ्ज़ों का ओरिजिन, यानी कि वो कब शुरू होते, कब बने थे, उनका वक़्त भी लिखा गया, मिसालें भी दी गई हैं। While the British usage is emphasized, recent edition include English usage in other part of the world. जबकि ब्रिटिश जो उसका यूजेज है, ब्रिटिश में इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़ कैसे कि उनका जो रिसेंट एडिशन है, हालिया जो उसका एडिशन है, उसमें इंग्लिश यूजेज है और पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं, लफ्ज़ों का इंग्लिश में इस्तेमाल और उनके लफ्ज़ों के हिस्से बताए गए हैं। समरी, डिक्शनरीज आर इंपॉर्टेंट रेफरेंस टूल्स फॉर राइटर्स टू यूज़। सिर्फ आपने ये बात समझनी है, पूरे लेक्चर में आपको ये बात समझाएगी, पूरे लेक्चर की समरी, अगर ये समझ आ जाती है तो समझिए आपको लेक्चर समझ आ गया, ठीक है बच्चों। कि डिक्शनरीज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट टूल है जो राइटर एज अ रेफरेंस यूज़ करता है, यानी कि कोई चीज़ राइट कर रहा हो, उसमें उसको किसी लफ्ज़ की समझ ना आ रही हो, या वो क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो वो डिक्शनरी से देख लेगा।
डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिक्शनरीज आर अवेलेबल फॉर वेरियस नीड्स। मुख्तलिफ किस्म की ज़रूरियात के लिए मुख्तलिफ किस्म की डिक्शनरी मौजूद है। जैसे मैं आपको बताया लॉ के लिए ब्लैंक्स लॉ डिक्शनरी, ऐसे ही जर्नलिज्म के लिए जर्नलिस्टिक की अलग डिक्शनरीज होती हैं, आम कॉमन यूज़ की अलग डिक्शनरीज है, साइंसिस की अलग डिक्शनरीज होती हैं। तो ये बात तो वैसे पहले आपको पता थी, इसका मतलब आपको लेक्चर समझ आ गया। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।